27 साल का लड़का मुंबई की सबसे बड़ी आलीशान बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा था। ब्लैक कलर के सूट पहने वह शख्स बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी किसी भी लड़की का दिल चुरा लेने के लिए काफ़ी थी। गोरा रंग, नीली गहरी आंखें, हाइट 6 फीट, ऊंचा लंबा कद। यह है अरमान मलिक। मलिक एम्पायर के सीईओ, इंडिया की सबसे अमीर लोगों में से एक और पूरे एशिया का टॉप मोस्ट एलिजिबल बैचलर। एक हाथ में सिगरेट और अपनी नीली आंखों में एक अजीब सी उदासी लिए खड़ा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। यह है अरमान का असिस्टेंट रजत। वो बोला, सर हमें चलना चाहिए। अरमान ने कहा, क्या उसका कुछ पता चला? रजत ने कहा, नहीं सर, अब तक नहीं पता चला। ये बात रजत ने डरते हुए कही थी, क्योंकि अरमान किसी को पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। अरमान गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, फिर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर रजत वहां से चला जाता है। रजत के जाने के बाद अरमान अपने मन में कहता है, कहाँ हो तुम? बस एक बार आ जाओ, फिर कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। इतना कहकर फिर अरमान अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। मनाली में जहाँ पहाड़ बर्फ की मोटी चादरों से ढके हुए थे, सामने चलती सर्द हवाएं, इस जगह की सबसे सुनसान पहाड़ी, नीचे से बहती नदी, उस जगह की सर्द हवाएं किसी को भी ठिठुरने में मजबूर कर दें। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो आग होती है, वो उन्हें किसी भी मौसम का एहसास नहीं करवा पाती, खासकर जो किसी गहरी यादों में डूबे हों। उस पहाड़ी पर खड़ी एक लड़की गहरी सोच में पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खड़ी थी। खूबसूरती की बात करें तो वो काफ़ी खूबसूरत है। उसका दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें, जिनमें अगर कोई एक बार देख ले तो डूबता ही चला जाए। गुलाब की पंखुड़ियों से भी मुलायम होठ, कमर से नीचे तक आते हुए उसके सिल्की बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। यह है मायरा कपूर, उम्र 23 साल, हाइट 5 फुट 5 इंच। उस सर्द भरी शाम में अपनी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था। वहां खड़ी मायरा अपनी फैमिली को याद करते हुए अपनी नम आंखों से बस अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। 5 साल पहले मायरा का एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार था। मायरा के मम्मी पापा, 2 बड़े भाई। मायरा अपने दोनों भाइयों से छोटी और अपने पूरे खानदान की इकलौती बेटी है। पूरे खानदान से मतलब 4 पीढ़ियों के बाद मायरा जन्मी थी, इसलिए मायरा अपने पूरे परिवार की जान थी। मायरा की भाभी, बड़े भाई की बीवी और मायरा के बड़े भाई भाभी का बेटा रियांश। एक एक्सीडेंट में मायरा ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। उस एक्सीडेंट में बस मायरा और उसके बड़े भाई का बेटा रियांश ही बचते हैं। उस वक्त रियांश सिर्फ 1 साल का था और मायरा 18 साल की थी। फैमिली के जाने के बाद मायरा जीना नहीं चाहती थी, लेकिन वो सिर्फ अपने भतीजे के लिए जी रही थी। वो अकेली पड़ गई थी। मायरा अपने भतीजे से बहुत प्यार करती थी। परिवार के नाम पर एक रियांश ही तो था उसके पास, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती थी। मायरा की फैमिली के जाने के बाद उसके चाचा मुकेश कपूर, चाची अनीता कपूर, चाचा का बेटा राज कपूर, मायरा के चाचा ने सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस को अपने नाम करवा लिया था। मायरा के चाचा चाची उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, लेकिन मायरा का चचेरा भाई राज कपूर, वो मायरा को बहुत प्यार करता था। यह मायरा से छोटा है। मायरा को उसके चाचा चाची उसी घर में उसे नौकरों की तरह रखते हैं। वहीं जब मायरा पहाड़ी पर खड़ी अपने माँ पापा को याद कर रही थी, तब पीछे से उसे कोई आवाज लगाता है, बुआ बुआ। यह है मायरा का भतीजा रियांश। अब ये 6 साल का हो चुका है। रियांश को देखकर मायरा अपने सारे दुखों को भूल जाती है और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रियांश भागकर मायरा की गोद में चढ़ जाता है और मायरा के गले लग जाता है और कहता है, गुलाबो, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। रियांश मायरा को कभी कभी गुलाबो कहकर बुलाता था। रियांश ने आगे कहा, गुलाबो, आप फिर यहाँ इस टाइम? आपको मैंने कितनी बार कहा है कि इस टाइम आप यहाँ मत आया करो, आपको ठंड लग जाएगी, और अगर ठंड लग गई तो आप बीमार हो जाओगी, और फिर मेरा क्या होगा। यही तो मैं तुम्हारी बुआ को बोलती हूँ रियांश, लेकिन ये सुने तो ना। यह है मायरा की बचपन की दोस्त सिया। जब भी मायरा अपने काम पर जाती थी तो वो रियांश को सिया के पास छोड़ जाती है। सिया के मम्मी पापा मायरा के मम्मी पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मायरा के परिवार वालों की मौत के बाद सिया के परिवार वालों ने ही संभाला था। रियांश ने कहा,
घर चलें? मायरा ने कहा। हाँ मेरा बच्चा, थोड़ा देर में चलते हैं। रियांस ने कहा, मैं थोड़ी देर खेल लूँ? मायरा ने कहा, ठीक है। फिर रियांस मायरा की गोद से नीचे उतरकर खेलने लगता है। सिया ने कहा, आज तू घर क्यों नहीं आई रियांस को लेने? मायरा ने पहाड़ के नीचे बहती नदी को देखते हुए कहा, मम्मा पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। सिया ने मायरा को देखते हुए कहा, तू कब तक ऐसे अकेली रहेगी मायरा? मम्मा पापा ने तुझे एक लड़के से मिलवाया था ना, तूने मना क्यों कर दिया? कितना हैंडसम था वो, तेरी जगह मैं होती ना तो कब का हाँ कर देती। मायरा खेलते हुए रियाज को देखकर बोली, सुंदर चेहरा होने से क्या होता है, दिल का सुंदर होना चाहिए। वो लड़का मेरे रियाज को शादी के बाद हॉस्टल भेजने की बात कर रहा था। मैं अपने रियाज को कभी अपने से दूर नहीं करूंगी। सिया ने हैरानी से कहा, क्या उसने ऐसा कहा? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसकी तो मैं। माया उसे रोकते हुए बोली, मार मार कर उसकी चटनी बना देती। ये कह वो हंसने लगी। सिया बोली, हाँ नहीं तो। उसकी हिम्मत कैसे हुई रियाज को तुझसे दूर करने की? मैं मम्मा पापा को कह दूंगी कि ऐसे लड़के से तुझे ना मिलवाए। तभी मायरा का फोन बजता है। मायरा फोन उठाकर हेलो ही बोलती है कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, कहाँ मर गई मायरा की बच्ची? घर का काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? यह है मायरा की चाची अनीता, जो मायरा को घर आने के लिए कहती है। मायरा बोली, बस आ रही हूँ चाची। दूसरी तरफ से चाची बोली, जल्दी आ वरना आज का खाना नहीं मिलेगा तुझे और तेरे प्यारे भतीजे को। मायरा हड़बड़ाकर बोली, नहीं चाची, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। और कॉल कट करके रियाज को लेकर सिया को बोली, चल जल्दी मुझे घर छोड़ दे। सिया बोली, हाँ भाई चलना तो पड़ेगा, चुड़ैल का फोन जो आया है। मायरा बोली, चुप और चल जल्दी। सिया ने मायरा और रियाज को अपनी गाड़ी से उसके घर पर छोड़ दिया और फिर मायरा और रियाज ने सिया को बाय कहा और घर के अंदर चली गई। सिया ने भगवान से प्रे करते हुए कहा, भगवान जी मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत अकेली है। प्लीज उसके लिए कोई ऐसा साथी उसकी लाइफ में भेजिए जो उसे बहुत प्यार करे, उसके अकेलेपन को दूर करे और साथ ही साथ हमारे रियाज को भी अपनाए, जो उसे वही प्यार दे जो मायरा उसे देती है। जब मायरा घर के अंदर आती है तो मायरा की चाची अनीता उसे रोकते हुए कहती है, मिल गया टाइम घर आने का? कहाँ गुल खिला रही थी, किसके साथ घूम रही थी? मायरा रियाज को उसके कमरे में जाने को बोलती है, लेकिन रियाज कहता है, नहीं बुआ मैं नहीं जाऊंगा। दादी आप बहुत बुरी हो, आप हमेशा मेरी बुआ को डांटती रहती हो। मायरा ने रियाज को चुप कराते हुए बोली, रियाज ऐसे बात नहीं करते, दादी आपसे बड़ी है ना, सॉरी बोलो दादी को। अनीता मायरा के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, पहले तो इसे उल्टा बोलना सिखाती है, फिर हमारे सामने शराफत का नाटक करती है। रहने दे, मुझे इस बदतमीज बच्चे की माफी नहीं चाहिए। जा जाकर खाना बना, अगर टाइम पर खाना नहीं बना तो समझ लेना आज का खाना तुम दोनों को नहीं मिलेगा। यह कहकर अनीता वहां से चली जाती है। मायरा रियाज को घूर कर देखती है तो रियाज इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे राज पर पड़ती है। रियाज भागकर राज के पास जाकर बोलता है, चाचू, यह कहकर उसकी गोद में चढ़ जाता है। राज भी उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, चैंप आ गए तुम? रियांश बोला, यस चाचू। मायरा उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है और खाना बनाने किचन में चली जाती है। मायरा ने खाना टाइम से बना लिया था। मायरा सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है और फिर सभी लोग खाना खाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। मायरा भी अपना सारा काम खत्म करती है और वो भी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो कमरे का नज़ारा देखकर हंस पड़ती है। रियांश बेड पर उल्टा पुल्टा होकर सो रहा था। रियांश को सीधा लिटाकर ब्लैंकेट उड़ा देती है और अपने कपड़े चेंज करके वो भी रियांश को पकड़कर सो जाती है। मुंबई, अरमान अपनी मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है। अरमान अपने घर के लिए निकल जाता है। अरमान की गाड़ी एक मेंशन के आगे रुकती है तो एक बॉडीगार्ड आगे आकर गेट खोलता है। एक आलीशान मेंशन, अंदर आते ही बहुत बड़ा और सुंदर सा फाउंटेन होता है और एक सुंदर सा गार्डन होता है जहाँ कई तरह के सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं। अरमान गाड़ी से बाहर आकर घर के अंदर आता है। आइए आपको अरमान की फैमिली से मिलवाते हैं। अरमान के घर में उसकी दादी बीना जी, माँ प्रिया और पापा राकेश जी, छोटा भाई रुद्र।
अरमान जब घर के अंदर आता है तो सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरमान को आता देखकर रुद्र बोलता है, भाई आप आ गए। तो अरमान जाकर सबके पास बैठ जाता है। तब अरमान की दादी बोली, अरमान कैसे हैं आप? अरमान ने कहा, मैं ठीक हूँ दादी। दादी ने कहा, बेटा हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अरमान ने कहा, जी दादी बोलिए। दादी सबकी तरफ देखती हैं तो सब समझ जाते हैं कि दादी क्या कहने वाली हैं। अरमान सबको एक नज़र देखता है और समझ जाता है कि दादी क्या कहना चाहती हैं। अरमान अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कह वह जाने लगता है। प्रिया जी अरमान की माँ पीछे से अरमान को आवाज़ देती हैं तो अरमान रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, नो मम, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्रिया जी ने कहा, कब तक अरमान ऐसे अकेले रहोगे? हम सब चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। हम चाहते हैं तुम उससे एक बार मिल लो। अरमान ने कहा, मम मुझे अभी शादी नहीं करनी है। प्रिया जी ने कहा, क्यों नहीं करनी? लेकिन अरमान बिना जवाब दिए सीधा अपने रूम में चला गया। रूम में आकर अरमान अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक देता है। इस वक्त अरमान बहुत गुस्से में होता है। वो सीधा बाथरूम में चला जाता है और शावर चलाकर शावर के नीचे खड़ा होकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है और अपनी आंखों को बंद करके कुछ याद करता है। और तभी उसके कानों में किसी की मीठी सी आवाज़ में गाना गाने की आवाज़ आती है। अरमान उस आवाज़ को सुनकर शांत हो जाता है और मुस्कुराने लगता है और अरमान अपनी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक। 5 साल पहले अरमान लंदन से अपनी स्टडी पूरी करके वापस इंडिया आता है और अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करता है और अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को टॉप तक पहुंचाता है। एक बार जब अरमान अपनी मीटिंग के लिए गोवा गया होता है, अरमान की मीटिंग एक होटल में होती है। मीटिंग शाम को 7:30 PM को ख़त्म होती है। अरमान होटल से बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही अरमान गाड़ी में बैठने वाला होता है, तभी उसके कानों में किसी के गाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर अरमान के कदम रुक जाते हैं और वो उस आवाज़ का पीछा करता है। अरमान की नज़र दूर बैठी एक लड़की पर जाती है। अरमान को उसका चेहरा नहीं दिखता क्योंकि वो लड़की अरमान की तरफ पीठ करके बैठी थी। रेड कलर का कुर्ता, लाइट ब्लू कलर की जीन्स, गले में एक स्कार्फ, खुले लंबे बाल जो उसकी कमर से नीचे तक आ रहे थे और गाना गा रही थी। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। उस लड़की की आवाज़ में कोई जादू सा था, एक अजीब सी कशिश थी जिसे सुनकर अरमान उसकी तरफ खींचा चला गया। अरमान की दिल की धड़कनें तेज हो चली थी। अरमान उसकी तरफ चल पड़ता है। अरमान उस लड़की के ठीक पीछे खड़ा था। वो उस लड़की को देखना चाहता था। लड़की गाना बंद कर देती है और खड़ी होकर जाने लगती है कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तो वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। लड़की का चेहरा सीधा अरमान की चेस्ट में जाकर लगता है। वहाँ अंधेरा होता है, बस हल्की सी चांद की रोशनी आ रही होती है। तेज हवाएं चल रही होती हैं। लड़की अचानक से हुए इस हरकत से घबरा जाती है। वो अरमान से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। एक सुकून सा मिलता है अरमान को उसके अपने करीब होने से। लड़की को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना पूरा जोर लगाकर अरमान को खुद से दूर करती है। अरमान की पकड़ उस लड़की से छूट जाती है और वो लड़की वहां से भागने को होती है। तभी अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की जब पीछे मुड़कर देखती है तो हवा चलने की वजह से उसके बाल उसके चेहरे को छुपा देते हैं। इस वक्त अरमान को सिर्फ उस लड़की की आंखें दिख रही थी। अरमान उसकी उन गहरी आंखों में कहीं खोसा जाता है। अरमान अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटाने वाला होता है। तभी वो लड़की अरमान को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। अरमान अचानक से हुए हमले से दूर जाकर गिर जाता है। अरमान तो बस उस लड़की को जाते हुए देखने लगता है और खुद से कहता है, अब इस दिल में सिर्फ तुम ही रहोगी। आज तक कोई इस दिल में नहीं आ पाया। तुम पहली लड़की हो जिसके लिए दिल इतनी तेजी से धड़का है। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। अरमान अपनी यादों से बाहर आता है और शावर लेकर 20 मिनट बाद बाहर आता है। अरमान जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है तभी कोई डोर पर नॉक करता है। तो अरमान डोर की तरफ देखता है।
डोर पर एक सर्वेंट सिर झुकाए खड़ा था। सर्वेंट, सर नीचे आपको डिनर के लिए बुला रहे हैं। अरमान हाँ कहता है और सर्वेंट वहां से चला जाता है। अरमान नीचे आता है और सबके साथ बैठकर डिनर करता है। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अरमान अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाता है और उन आंखों को याद करने लगता है और खुद से कहता है, पता नहीं तुम कहाँ हो, उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मिल गई ना तुम मुझे, कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और फिर अरमान सो जाता है। सुबह 6 बजे अरमान उठकर बाथरूम जाता है। 30 मिनट बाद बाहर आता है। फिर रेडी होकर नीचे डाइनिंग एरिया में आता है। सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है। सभी लोग अब हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। अरमान ऑफिस के लिए जाने लगता है तो अरमान की दादी अरमान को रुकने के लिए कहती हैं। अरमान अपनी दादी को देखते हुए बोला, दादी मुझे उस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। दादी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलती हैं, अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। अरमान शांत लहजे में बोला, दादी ऐसी बात नहीं है। अरमान दादी के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, बोलिए दादी, आप क्या कहना चाहती हैं। दादी अरमान का हाथ पकड़कर कहती हैं, अरमान आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम अपने पोते पर पोती को देखे बगैर ही मर जाएं। अरमान अपनी दादी के हाथों को मजबूती से थामते हुए कहता है, दादी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। आप रुद्र की शादी करवा दीजिए। रुद्र जो आराम से बैठकर सबकी बातें सुन रहा था, वो अरमान की बात सुनकर जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वैसे भाई मेरी शादी की बात नहीं चल रही, आपकी शादी की बात चल रही है। मुझे बीच में मत लाओ, पहले आपकी शादी होगी फिर मैं करूँगा। अरमान रुद्र को घूर कर देखता है। रुद्र अरमान के ऐसे घूरने से थोड़ा डर जाता है। फिर थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, भाई ऐसे मत घूरो मुझे। दादी अरमान को देखते हुए बोली, उसे ऐसे मत देखिए, हमने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। अगर आपको कोई पसंद है तो हमें बताइए। अरमान को सोचता और कहता है, मुझे कोई पसंद है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। अरमान की बात सुनकर सभी हैरानी से उसकी शक्ल देखते हैं और फिर खुश भी हो जाते हैं कि अरमान किसी से प्यार करता है। सभी लोग अरमान से बहुत से सवाल पूछने लगते हैं, जैसे कि कौन है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है। रुद्र शरारती मुस्कान के साथ अरमान को देखते हुए बोला, भाई आप तो छुपे रुस्तम निकले, मेरे लिए भाभी पसंद कर ली और बताया भी नहीं। नॉट बैड हाँ। प्रिया जी ने कहा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो अब तक क्यों नहीं बताया हमें, हम सब बहुत खुश हैं। दादी ने कहा, कब मिलवा रहे हो आप हमारी पोता बहू से हम सभी को। अरमान ने कहा, दादी वो। दादी ने कहा, वो क्या अरमान, बस अब तो हम अपनी पोता बहू को देखना चाहते हैं। प्रिया जी ने अरमान को देखते हुए कहा, हाँ अरमान हमें भी मिलना है। अरमान ने कहा, नहीं मिलवा सकता। राकेश जी अरमान के डैड ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्यों नहीं मिलवा सकते अरमान, क्योंकि। प्रिया जी ने कहा, क्योंकि क्या अरमान। दादी ने भी पूछा, क्यों नहीं मिलवा सकती अरमान। अरमान थोड़ा परेशान होकर, क्योंकि मैं खुद उसे नहीं मिला हूँ। सभी लोग कंफ्यूज होकर अरमान को देखे जा रहे थे, जैसे पूछना चाह रहे हो कि क्या मतलब है कि वो उस लड़की से नहीं मिला है। अरमान सबके चेहरे देख समझ जाता है कि सब क्या पूछना चाहते हैं। अरमान एक गहरी सांस लेता और कहना शुरू करता है कि कब और कहाँ कैसे उस लड़की से मिला था। सभी ध्यान से अरमान की कई हर बात सुनते हैं। प्रिया जी अरमान से कहती हैं, अरमान तुम उसे कितने वक्त से ढूंढ रहे हो, अभी तक वो तुम्हें मिली नहीं। क्या पता उसकी शादी हो गई होगी तो तुम क्या करोगे। अरमान थोड़े गुस्से से, नो मम वो सिर्फ मेरी है। इतना कह अरमान ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है। प्रिया जी दादी को देखते हुए, माँ अरमान को समझाइए ना, जिसे खुद आज तक उसने नहीं देखा उसका इंतजार कर रहा है। राकेश जी प्रिया को देखते हुए, प्रिया अपने बेटे पर थोड़ा भरोसा करो, जब उसने कहा है कि वो उसे प्यार करता है तो वो उसे ढूंढ निकालेगा। दादी भी प्रिया को समझाते हुए, प्रिया बेटा राकेश सही कह रहा है और हमें हमारे अरमान पर पूरा विश्वास है कि वो अपने प्यार को जरूर ढूंढ निकालेगा। मनाली। मायरा सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके किचन में खाना बना रही होती है। राज मायरा के पास आते हुए बोला, दी रियांश का लंच बॉक्स रेडी है। मायरा ने लंच बॉक्स राज को देते हुए, हाँ रेडी है, ये लो और रियांश को स्कूल छोड़ाओ। राज लंच बॉक्स लेकर जाते हुए बोला, ओके दी। रियांश राज के साथ बाहर जाते हुए बोला, बाय गुलाबो। मायरा रियांश को जाता देख मुस्कुराकर बोली, बाय। मायरा किचन का काम खत्म करके
किचन से बाहर आती है तो मुकेश मायरा के चाचा मायरा को बुलाते हैं। मायरा अपने चाचा की आवाज़ सुनकर उनके पास लिविंग एरिया में जाती है। मायरा मुकेश को देखते हुए बोली, चाचा जी आपने बुलाया। मुकेश और अनीता सोफे पर बैठे होते हैं। मुकेश मायरा को फाइल देते हुए कहता है, हाँ इसमें कुछ पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दो। मायरा फाइल लेकर उसे खोलकर पढ़ने लगती है। जैसे ही मायरा पेपर पढ़ती है तो वो हैरान हो जाती है और अपने चाचा को देखकर कहती है, नहीं चाचा जी, मैं इस पर साइन नहीं करूँगी। अनीता गुस्से में भरकर मायरा पर चिल्लाते हुए, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें मना करे? चुपचाप से इन पेपर्स पर साइन कर, वरना तू जानती है ना कि तेरे साथ क्या होगा। मायरा फाइल वहीं टेबल पर रखकर बोली, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं साइन नहीं करूँगी। मुकेश जो अब तक चुप बैठा सब सुन रहा था वो बोला, तू साइन नहीं करेगी? मायरा की आंखें नम हो चली थीं। वो अपने भरे गले से बोली, नहीं करूँगी। मुकेश गुस्से में मायरा को घूरता है तो मायरा थोड़ा डर जाती है और अपनी नज़र नीचे करके कहती है, चाचा जी आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन इन पेपर पर साइन नहीं करूँगी। ये घर मेरे रियाज का है, मैं आपको ये नहीं दूँगी। इस घर में मेरे मम्मा पापा और मेरे भैया की यादें हैं, मैं नहीं करूँगी साइन। मुकेश गुस्से में, नहीं करेगी? मायरा फिर से बोली, नहीं करूँगी। मुकेश अनीता को इशारे से कुछ लाने को बोलता है। अनीता मुकेश का इशारा समझ जाती है और मुकेश के हाथ में एक मजबूत चमड़े की बेल्ट लाकर देती है। मायरा उस बेल्ट को देखकर डर जाती है और कुछ कदम पीछे हट जाती है। मायरा डर से अपने कदम पीछे लेती है और मुकेश को देखते हुए कहती है, नहीं चाचा जी, मत मारिए, बहुत दर्द होता है। मुकेश मायरा की तरफ बढ़ते हुए, बहुत दिन हो गए मार खाए, दर्द तो तू भूल गई है, तभी तो तेरी जबान चल रही है। मुकेश अपने हाथ में बेल्ट को पकड़कर मायरा की तरफ बढ़ जाता है और मायरा को मारने लगता है। मायरा दर्द से कराते हुए और रोते हुए कहती है, हाँ प्लीज मत मारो मुझे, छोड़ दो। मुकेश मायरा को किसी जानवर की तरह मार रहा होता है। वहीं अनीता खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। मायरा अपने चाचा के पैरों को पकड़कर कहती है, चाचा जी मत मारिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन मुकेश को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस मायरा को मारे ही जा रहा था। जब मायरा बेहोश होने वाली होती है तो मुकेश फाइल से पेपर निकालकर उन पर मायरा के अंगूठे का निशान ले लेता है। मायरा किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मुकेश और अनीता उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो वह सिया और सिया का बड़ा भाई कुणाल होता है। सिया और कुणाल मायरा से मिलने आते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि मायरा ज़मीन पर अधमरी हालत में पड़ी है। सिया भागकर मायरा के पास आती है और नीचे ज़मीन पर बैठकर मायरा को उठाने लगती है। कुणाल भी मायरा के पास जाता है और उसे उठाने लगता है। सिया मायरा के गाल पर थपथपाते हुए, मायरा क्या हुआ, उठ। सिया अपने भाई को देखते हुए बोली, भाई देखो ना ये उठ क्यों नहीं रही है। कुणाल भी मायरा के गाल को थपथपाते हुए, मायरा बच्चे उठ, क्या हुआ तुझे, देख मैं आया हूँ। कुणाल मायरा को अपनी छोटी बहन मानता है, उसके लिए जैसे सिया है वैसे ही मायरा। कुणाल गुस्से में मुकेश और अनीता की तरफ देखता और पूछता है, क्या किया है तुमने इसके साथ? मुकेश ने निडरता से कहा, हमने कुछ नहीं किया, सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई है। कुणाल उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए बोला, अच्छा सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हुई है या तुम लोगों ने कुछ करा है? सिया कुणाल को देखते हुए, भाई अभी बहस करने का टाइम नहीं है, जल्दी मायरा को हॉस्पिटल लेकर चलिए। कुणाल ने कहा, हाँ चल जल्दी चल। कुणाल मायरा को गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। सिया भी पीछे पीछे जाती है। सिया जल्दी से गाड़ी का बैक डोर ओपन करके बैठ जाती है और कुणाल मायरा को सिया के पास लेटा देता है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। सिया मायरा का सिर अपनी गोद में रखकर उसे उठाने की कोशिश करती है। सिया मायरा को होश में लाने की कोशिश करते हुए, मायरा उठना प्लीज, आंखें खोल। भाई देखो ना ये कुछ बोल ही नहीं रही है। कुणाल गाड़ी चलाते हुए, कुछ नहीं होगा बच्चे, मायरा को। सिया तो बस रोई ही जा रही थी। मुंबई अरमान जब से ऑफिस आया था तब से उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अरमान को अपने दिल में एक डर सा महसूस हो रहा था, जैसे ही किसी ने उसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। ये अरमान के साथ पहली बार नहीं हुआ था। अक्सर अरमान के साथ ऐसा होता था जब से वो उस लड़की से मिला था। अरमान अपनी आंखें बंद करके चेयर के पीछे सिर टिकाकर बैठ जाता है और उस लड़की को याद करने लगता है। उस लड़की को याद करते ही अरमान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अरमान अपनी यादों में ही खोया होता है। तभी कोई अरमान के केबिन का डोर नॉक करता है। अरमान अपनी कड़क आवाज में बोला, कम इन।
रजत, अरमान का असिस्टेंट अंदर आकर बोला, सर 1 घंटे के बाद आपकी मिस्टर मल्होत्रा के साथ मीटिंग है। अरमान बस हाँ में जवाब देता है। मनाली हॉस्पिटल में डॉक्टर मायरा का चेकअप करके रूम से बाहर आते हैं तो कुणाल और सिया डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर कुणाल और सिया से पूछती है, आप क्या लगते हैं पेशेंट के? कुणाल ने कहा, भाई हूँ मैं उसका। डॉक्टर कुणाल और सिया को अंदर रूम में आने का इशारा करती हैं। कुणाल और सिया मायरा के पास आते हैं। डॉक्टर मायरा को देखते हुए बोली, पेशेंट को काफ़ी टॉर्चर किया गया है। पेशेंट की बॉडी पर काफ़ी चोट के निशान मिले हैं। कुछ निशान अभी के और कुछ पुराने। कुणाल और सिया डॉक्टर की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर मायरा की बॉडी से कपड़े को हटाकर दिखाती है तो उसकी बॉडी पर नीले निशान बने होते हैं, जिसे देख कुणाल और सिया शॉक्ड हो जाते हैं। सिया की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। डॉक्टर आगे बोली, लगता है काफ़ी टाइम से इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इनकी बॉडी में काफ़ी वीकनेस भी है। अभी इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा और इन्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। यह कहकर डॉक्टर चली जाती है। कुछ देर बाद मायरा को होश आता है तो वो अपने सामने सिया और कुणाल को देखती है। मायरा उठने की कोशिश करती है तो कुणाल मायरा को बैठाने में मदद करता है। सिया नाराज होते हुए, तेरे साथ इतना कुछ होता रहा और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं, तो मुझे अपना दोस्त नहीं मानती है क्या? मायरा अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए बोली, क्या हुआ और क्या नहीं बताया? मायरा कभी भी सिया को नहीं बताती थी कि उसे मारा पीटा जाता था। कुणाल मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए, बच्चे हमें सब पता चल गया है कि अंकल आंटी तुझे मारते हैं। तूने कभी बताया क्यों नहीं हमें? मायरा अपनी नज़रें नीचे झुकाए बैठी थी। मायरा की आंखें नम हो चली थीं। सिया समझ जाती है कि मायरा रो रही है तो सिया मायरा को गले से लगा लेती है। मायरा सिया के गले लगते ही रो पड़ती है। कुछ देर ऐसे ही सिया के गले लग रोती है, फिर सिया से अलग होकर कहती है, रियाज को कुछ नहीं बताना, मैं उसे इन सबसे दूर रखना चाहती हूँ। सिया मायरा के आंसू पोंछते हुए, नहीं बताऊंगी। कुणाल मायरा को देखते हुए, वो लोग ऐसे कैसे तुझ पर हाथ उठा सकते हैं? तू चल मेरे साथ, वो घर तेरा है। आज ही उन लोगों को बाहर निकाल फेंकूंगा। मायरा कुणाल को देखते हुए, नहीं भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी अब वो घर मेरा नहीं रहा। सिया ने पूछा, क्या मतलब कि वो अब घर तेरा नहीं रहा? मायरा उन्हें सारी बात बता देती है। कुणाल गुस्से से बोला, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? मायरा रोते हुए बोली, अब मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं रियाज को लेकर ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। चाचा चाची को मेरे साथ जो करना था ना, कर लिया। अब मैं रियाज के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। कुणाल मायरा से, मायरा तू कहीं नहीं जाएगी, तू और रियाज मेरे साथ हमारे घर चलोगे। सिया भी कुणाल का साथ देते हुए, हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं। और मायरा, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मायरा उन दोनों को किसी तरह मना लेती है यहाँ से दूर जाने के लिए। कुणाल भी मान जाता है और कहता है, ठीक है मायरा, लेकिन जब तक तू ठीक नहीं हो जाती तो हमारे साथ हमारे घर रहेगी। मायरा मान जाती है और फिर वो लोग हॉस्पिटल से घर को चले जाते हैं। 1 महीने बाद मायरा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कुणाल मायरा को मुंबई में रहने को बोलता है। मुंबई में कुणाल का अपना एक अपार्टमेंट होता है, वहाँ वो मायरा के रहने को बोलता है। मायरा भी मान जाती है। कुणाल ने कहा, मायरा मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब देखी है, मलिक एम्पायर में। कल तुम्हारी फ्लाइट है और 2 दिन बाद तुम दोनों का इंटरव्यू है। मायरा ने पूछा, दोनों को? सिया ने कहा, मैं भी तेरे साथ रहूंगी, मुझे भी जॉब करनी है। मायरा समझ जाती है कि सिया उसे अकेले नहीं रहने देगी, इसलिए वो भी साथ जा रही है। मायरा मुस्कुराकर सिया से बोली, ठीक है। अगले दिन मायरा, सिया और रियाज मुंबई पहुंच जाते हैं। अपार्टमेंट में सिया घर देखते हुए बोली, मायरा घर तो बहुत सुंदर है। मायरा भी पूरा घर देखते हुए बोली, हाँ। रियाज रूम की तरफ इशारा करते हुए, बुआ ये मेरा कमरा है, मैं इस कमरे में रहूंगा। मायरा मुस्कुराकर बोली, ओके। घर बहुत सुंदर था। उस घर में 3 बेडरूम, डाइनिंग रूम और लिविंग रूम था और एक सुंदर सा किचन भी था। कुणाल ने एक लेडी सर्वेंट भी रखी थी कि जब मायरा और सिया ऑफिस जाएंगे तो वो रियाज का ख्याल रखे। रात का समय मायरा किचन में खाना बना रही थी। सिया रियाज के साथ खेल रही थी। कुछ ही टाइम में खाना बनकर रेडी हो जाता है। मायरा सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रखती है और सिया और रियाज को बुलाती है। सभी खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह मायरा और सिया उठकर रेडी हो जाती हैं
और ब्रेकफास्ट करके इंटरव्यू के लिए जाने लगती हैं। मायरा मीरा को रियाज का ध्यान रखने को बोलती है। मीरा उसी लेडी सर्वेंट का नाम है जिसे कुणाल ने उन तीनों के लिए रखा था। फिर रियाज को किस करके अपना ध्यान रखने को बोलती है। रियाज मायरा को देखते हुए, बेस्ट ऑफ लक गुलाबो। सिया रियाज को देखकर बोली, और मुझे कौन बोलेगा? रियाज सिया से, बेस्ट ऑफ लक बुआ। मायरा और सिया साथ में बोली, थैंक यू। और फिर दोनों अपने इंटरव्यू के लिए घर से निकलकर कैब बुक करती हैं। कैब थोड़ी देर में आ जाती है। कैब में बैठ दोनों निकल जाती हैं। थोड़ी देर में दोनों मलिक अंपायर के बाहर खड़ी होती हैं। बिल्डिंग को देख सिया और मायरा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। 30 माले की बिल्डिंग, इस मुंबई शहर की नंबर 1 कंपनी। सिया बिल्डिंग देखते हुए बोली, सुना है इस कंपनी के सीईओ अरमान मलिक बहुत ही हैंडसम है। मायरा सिया को देखते हुए, अच्छा तुझे बड़ा पता है। अब चल, नहीं तो इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएंगे। अरमान के ऑफिस में रजत ने कहा, सर कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ गए हैं। अरमान लैपटॉप पर काम करते हुए, इंटरव्यू रुद्र लेगा। रजत, ओके सर बोल चला जाता है। मायरा और सिया अंदर जाकर रिसेप्शन पर जाकर पूछती हैं, इंटरव्यू किस फ्लोर पर है? वहाँ से उन्हें पता चलता है कि 5th फ्लोर पर इंटरव्यू है। तो वो लिफ्ट से 5th फ्लोर पर चली जाती हैं। तो वहाँ जाकर देखती हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो वो दोनों वहीं जाकर बैठ जाती हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगती हैं। ऐसे ही सबके इंटरव्यू के बाद मायरा का नंबर आता है और फिर सिया का। दोनों ने अपना इंटरव्यू अच्छी तरह से दिया और दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया गया। मायरा और सिया दोनों बहुत खुश थी। उन दोनों को कल से ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया गया था और फिर दोनों वहाँ से खुशी खुशी घर के लिए निकल जाती हैं। इधर अरमान मैनेजर से आज के इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो मैनेजर उसे बता देता है, इंटरव्यू अच्छे से हो गया है और 2 लोगों को जॉब भी दे दी है और कल से ऑफिस आने को भी बोल दिया है। अरमान लैपटॉप पर काम करते हुए, ओके ग्रेट, और हाँ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेना। मैनेजर ओके सर बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर मायरा और सिया रियाज का एडमिशन करवाने स्कूल चली जाती हैं। एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके दोनों घर पहुंच जाती है। दोनों को देखकर रियाज भागकर मायरा के पैरों से लिपट जाता है तो मायरा उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठ जाती है और रियाज पूछता है, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? मायरा ने कहा, बहुत अच्छा। सिया ने कहा, और तुम्हारा स्कूल में एडमिशन भी हो गया है। कल से तुम्हें स्कूल जाना है और हमें जॉब पर। रियाज खुश होते हुए बोला, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। वाओ, आई एम सो हैप्पी। बोला वो। फिर दोनों फ्रेश होने अपने रूम में चली जाती हैं। फ्रेश होकर आने के बाद दोनों किचन में लंच बनाने में लग जाती हैं। लंच बनाने के बाद सभी लंच करते हैं और रूम में जाकर आराम करते हैं। शाम 5 बजे मायरा की आँख खुलती है। मायरा उठकर बाथरूम जाती है और कुछ देर में बाहर आ जाती है। फिर सिया और रियाज को उठाती है। थोड़ी देर बाद तीनों शॉपिंग करने चली जाती हैं। रियाज के लिए स्कूल का सारा सामान लेती हैं और अपने लिए भी कुछ शॉपिंग करती हैं। इन सब में उनको काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो सब बाहर ही डिनर कर लेती हैं और मीरा को फ़ोन करके डिनर बनाने के लिए मना कर देती हैं। डिनर करने के बाद मीरा के लिए भी खाना पैक करवाती हैं और घर के लिए चली जाती हैं। अगली सुबह मायरा जल्दी उठकर फ्रेश होकर किचन में आकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और फिर लंच बनाकर सबके लिए पैक कर देती है। सिया और रियांश भी रेडी होकर आ जाते हैं। रियांश डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए, गुड मॉर्निंग गुलाबो। मायरा रियांश के माथे पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। सिया भी मॉर्निंग विश करती है और फिर सब लोग अपना नाश्ता ख़त्म करके अपना अपना लंच लेकर घर से निकल जाते हैं। मीरा रियांश को स्कूल छोड़ने चली जाती है। मायरा और सिया ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर मायरा और सिया पहले मैनेजर के पास जाते हैं तो मैनेजर उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और दोनों को उनका काम समझाता है और फिर मायरा से बोलता है, मिस मायरा, आपको बॉस की सभी मीटिंग के टाइम टेबल सेट करने होंगे और उनका शेड्यूल भी आपको रोज़ बताना होगा। वो आगे बोला, तुम बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हो और जाओ जाकर सर का शेड्यूल बनाओ और जाकर उन्हें बता देना। मायरा ओके सर कहकर चली जाती है और कुछ देर बाद शेड्यूल बनाकर सीधे बॉस के केबिन के बाहर नॉक करती है तो अंदर से एक कड़क आवाज़ आती है, कम इन। तो मायरा अंदर चली जाती है। अंदर एक शख्स चेयर पर बैठा था
जिसका फेस दूसरी तरफ था, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। मायरा उस इंसान से कहती है, सर, ये आपका शेड्यूल मैंने बना दिया है। तो वो बोलता है, ठीक है, इसे यहीं टेबल पर रख दो। मायरा शेड्यूल का पेपर टेबल पर रखती है, तभी एक विंडो तेज हवा के कारण खुल जाती है और विंडो से आती हवा से टेबल पर रखे सारे पेपर उड़ जाते हैं। ये देखकर मायरा सारे पेपर उठाने लगती है। तभी वो शख्स विंडो खुलने की आवाज़ सुन विंडो की तरफ देखता है और फिर दूसरी तरफ देखता है, जहाँ मायरा पेपर उठा रही होती है। अरमान उठकर विंडो बंद करता है। मायरा भी सारे पेपर इकट्ठा करके उठती है। अरमान जैसे ही विंडो बंद करके पीछे मुड़ता है, तो वो मायरा से टकरा जाता है। मायरा के हाथों से सारे पेपर छूटकर हवा में उड़ जाते हैं और अचानक टकराने की वजह से नीचे गिरने वाली होती है। गिरने के डर से मायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और हाथों की मुट्ठियां बनाकर अपने फेस के सामने ले आती है। अरमान जल्दी से मायरा को पकड़ लेता है। अरमान का एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर होता है। जब मायरा को एहसास होता है कि उसे किसी ने गिरने से बचा लिया है, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने अरमान का हैंडसम सा चेहरा दिखता है। अरमान की वो नीली गहरी आंखें जिनमें मायरा कहीं खोसी जाती है। यही हाल अरमान का भी था। जब वो मायरा की आंखों को देखता है तो वो भी उसकी गहरी आंखों में खोसा जाता है। इस वक्त अरमान को सिर्फ मायरा की खूबसूरत आंखें दिख रही थीं। मायरा ने अपना फेस अपने हाथों की बनी मुट्ठियों से कवर किया हुआ था, जिससे अरमान को उसका फेस नहीं दिखता। मायरा की आंखों को देख अरमान को ऐसा लग रहा था जैसे आंखें उसने कहीं देखी हैं। ये आंखें उसे किसी की याद दिला रही हैं। ये सब सोचते हुए अरमान की पकड़ मायरा पर और मजबूत हो जाती है। तो मायरा अपने सेंस में आती है और जल्दी से अरमान से दूर होकर खड़ी हो जाती है और सॉरी बोलकर कैबिन से बाहर चली जाती है। मायरा के जाने के बाद अरमान अपनी चेयर पर बैठकर सोचता है, इसे कहीं देखा है। इसकी आंखें बहुत जानी पहचानी सी लगती हैं। आप समझ ही गए होंगे कि अरमान को मायरा की आंखें जानी पहचानी सी क्यों लग रही हैं। जी हाँ, मायरा ही वो लड़की है जिसे अरमान गोवा में मिला था, लेकिन चेहरा न देख पाने की वजह से पहचान नहीं पाया था। मायरा को शुरू से म्यूजिक बहुत पसंद है। वो अपना करियर म्यूजिक में ही बनाना चाहती थी, लेकिन फैमिली की डेथ के बाद वो इन सब से दूर हो गई। लेकिन म्यूजिक ने कभी मायरा को नहीं छोड़ा। मायरा जब भी बहुत उदास होती या अकेलापन महसूस करती, वो गाना गाया करती थी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी है ना कि कोई भी उसे बार बार सुनना पसंद करे। उसकी इस आवाज़ ने तो सीधा अरमान के दिल पर अपना कब्जा कर लिया। जिस अरमान मलिक ने किसी भी लड़की की तरफ देखा तक नहीं था, उस अरमान मलिक ने तो मायरा को अपने दिल में बसा लिया था। अरमान अपनी चेयर पर बैठ याद करने की कोशिश करता है कि कहाँ देखा है इसे, और अपनी आंखों को बंद करके सोचने लगता है। अरमान अचानक से अपनी आंखें खोलकर खुद से कहता है कि कहीं ये वही तो नहीं। फिर कुछ सोचकर खुद से ही कहता है, उस रात अंधेरा इतना था कि मैं ठीक से देख भी नहीं पाया। कैसे पता लगाऊं कि ये वही है। और फिर मुस्कुराने लगता है, अगर तुम वही हो तो अब की बार मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। 2 घंटे बाद मायरा अरमान के केबिन के बाहर खड़ी होकर डोर नॉक करती है। अंदर से आवाज आती है, कम इन। मायरा अंदर आकर बोली, सर, आहूजा कॉरपोरेशन वाले मीटिंग रूम में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। अरमान बस हाँ बोला और फिर अपना कोट उठाकर जाने लगा। मायरा भी अरमान के पीछे पीछे मीटिंग रूम की तरफ जाने लगती है। मीटिंग रूम में पहुंचकर मायरा अरमान के लिए मीटिंग रूम का डोर ओपन करती है। अरमान जब अंदर जाता है तो देखता है आहूजा कॉरपोरेशन के सीईओ मिस्टर राहुल आहूजा बैठे हुए हैं। राहुल की उम्र 30 साल है। वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ है। अरमान सीधे मिस्टर आहूजा के पास जाता है और उनसे हैंडशेक करते हुए विश करता है। हेलो मिस्टर आहूजा, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो मिस्टर आहूजा भी बदले में जवाब देते हैं, हेलो मिस्टर मलिक, हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आशा करते हैं हमारी ये मीटिंग हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जिस पर अरमान बोलता है, जी ज़रूर, क्यों नहीं। फिर मिस्टर आहूजा मायरा की तरफ देखता है। उसे मायरा बहुत ही खूबसूरत लगती है और वह मायरा को देखते ही रह जाता है। जब अरमान देखता है कि मिस्टर आहूजा मायरा की तरफ देख रहा है, तो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। मिस्टर आहूजा मायरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस, क्या मैं आपको जान सकता हूँ। जिस पर मायरा पहले अरमान को देखती है
उसके बाद मिस्टर आहूजा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए हैंडशेक करने ही वाली होती है कि अरमान मिस्टर आहूजा से बोलता है, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी मायरा है, क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तो मिस्टर आहूजा बोलते हैं, क्यों नहीं, लगभग 2 घंटे तक मीटिंग चलती है। मीटिंग के दौरान मिस्टर आहूजा बार बार मायरा को देख रहा होता है, जिसे देखकर अरमान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके मीटिंग पर फोकस करता है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो मिस्टर आहूजा अरमान से हैंडशेक करते हुए कहते हैं, हमें यह प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा, अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। आई होप हमारा प्रोजेक्ट हमें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाए। जिसे सुनकर अरमान सिर्फ मुस्कुरा देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद अरमान सीधे मीटिंग रूम से बाहर निकलता है और अपने केबिन में चला जाता है। मायरा भी अपने केबिन में चली जाती है। मायरा जब अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखती है कि लंच टाइम हो गया, तो वह अपने केबिन से बाहर आकर सिया के पास जाती है। फिर दोनों कैंटीन में जाकर अपना लंच करते हुए बातें कर रही होती हैं। सिया मायरा से, मायरा बताना अरमान सर कैसे दिखते हैं? बहुत हैंडसम है। मायरा खाना खाते हुए, खुद जाकर देख ले। सिया मायरा को देखते हुए, हाँ वो तो मैं देख ही लूंगी, तू बता तुझे कैसे लगे? मायरा, अच्छे हैं। सिया, बस अच्छे हैं क्या यार मायरा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मायरा उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। खाना खाने के बाद दोनों अपने काम में बिजी हो जाती हैं। अरमान मायरा को अपने केबिन में कोई इम्पोर्टेंट फाइल लेकर बुलाता है। मायरा अरमान को फाइल देने उसके केबिन में जाती है। केबिन के अंदर बैठा अरमान मायरा का ही वेट कर रहा होता है। फाइल तो एक बहाना था, उसे मायरा से बात करनी होती है, जिससे वो जान सके कि ये वही है। केबिन का डोर नॉक होता है। अरमान कम इन बोलता है तो मायरा अंदर आ जाती है। मायरा अरमान को फाइल देती है। अरमान फाइल में नज़र घुमाते हुए मायरा से पूछता है, मिस मायरा कपूर, आप मनाली से हैं? मायरा ने कहा, जी सर। अरमान मायरा को देखते हुए, मनाली के अलावा भी आप पहले कहीं गई हैं? मायरा अरमान के सवाल पर सोचती है कि मेरे कहीं जाने या ना जाने से इनको क्या लेना देना है। ये कैसा सवाल हुआ भला? अरमान मायरा को देखकर समझ जाता है कि मायरा क्या सोच रही है। अरमान बात को संभालते हुए, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मीटिंग के लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ता है और आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो आपको भी कभी कभी मेरे साथ जाना पड़ सकता है। मायरा ने कहा, जी सर, मनाली से बाहर बहुत ही कम गई हूँ। अरमान मायरा से, मनाली में भी बहुत अच्छी कंपनी है, वहाँ आपने जॉब क्यों नहीं किया? या कोई खास वजह है मुंबई में काम करने की? अरमान ये सब इसलिए पूछ रहा था कि उसे कुछ तो ऐसा पता चले मायरा से, जिससे वो पता लगा सके कि मायरा वो लड़की है या नहीं। मायरा ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है। मायरा का तो मन कभी भी मनाली को छोड़कर जाने का नहीं था, क्योंकि मनाली में उसकी फैमिली की यादें थी, उसके बचपन की यादें थी। लेकिन मायरा के चाचा चाची ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, वो सब वो रियाज के साथ नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वो मनाली को छोड़कर मुंबई आ जाती है। मायरा को सोच में डूबा देख अरमान कहता है, क्या हुआ मिस मायरा, आपने जवाब नहीं दिया? तो मायरा अपने ख्यालों से बाहर आकर कहती है, सर को सवालों के जवाब नहीं होते। सर, क्या मैं जा सकती हूँ? अरमान हमें अपना सिर हिला देता है। मायरा अपने केबिन में जाकर चेयर पर बैठकर अपना हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगती है। एक म्यूजिक ही तो है जिससे वो अपना दर्द दूर कर सकती थी, चाहे वो कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो। मायरा के जाने के बाद अरमान खुद से बोला, ऐसा क्या हुआ है जिसका जवाब नहीं देना चाहती? मेरे सवाल से वो उदास क्यों हो गई थी? क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ खिंचा जा रहा हूँ। उसकी वो आंखें जिनमें कुछ अकेलापन सा है। ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है। सिया और मायरा दोनों ऑफिस के बाहर खड़ी होकर कैब का इंतजार करने लगती है। ड्राइवर अरमान की गाड़ी पार्किंग से निकालकर अरमान के पास आ जाता है। अरमान जब गाड़ी में बैठने वाला होता है, तभी उसकी नज़र मायरा पर पड़ती है, तो वो उसे एकटक देखता ही रहता है। हवा से उड़ते उसके बाल बार बार मायरा के चेहरे पर आ रहे थे। अरमान कहता है, क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि तुम ही हो वो जिसे 5 साल पहले गोवा में मिला था। अरमान के कदम अब मायरा की तरफ बढ़ जाते हैं। जब अरमान मायरा के पास पहुंचने वाला होता है, तभी मायरा की कैब आ जाती है और वो दोनों कैब में बैठकर चली जाती हैं। अरमान वहीं खड़ा होकर उनको जाता हुआ देखता है। रात का टाइम, ज़्यादा थके होने की वजह से मायरा और सिया खाना खाकर सभी सो जाते हैं।
इधर अरमान की तो जैसे नींद ही उड़ चुकी थी। वो बस मायरा के बारे में सोच रहा था कि कैसे पता लगाया जाए कि यह वही है। अरमान अपने असिस्टेंट को कॉल करके मायरा के बारे में पता करने को कहता है। अगली सुबह मायरा की आंख सुबह जल्दी खुल जाती है, बोट कर बाथरूम जाती है, फ्रेश होकर बाहर आती है, फिर किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। मीरा भी मायरा की हेल्प कर रही थी। सिया रियाज को स्कूल जाने के लिए रेडी करती है, फिर दोनों रूम से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। मायरा रियाज को नाश्ता देती है तो रियाज नाश्ता देखकर खुश हो जाता है और मायरा को देखकर कहता है, गुलाबो आपको कैसे पता मेरा पास्ता खाने का मन है? सिया रियाज को देखते हुए, रियाज अगर आपकी गुलाबो को आपकी पसंद नापसंद के बारे में नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा? रियाज सिया से, राइट बुआ, मेरी गुलाबो को सब पता है मेरे बारे में। लव यू गुलाबो। मायरा प्यार से रियाज के बालों में उंगली फिराते हुए बोली, लव यू टू मेरा बच्चा। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो और स्कूल जाओ। रियाज के जाने के बाद मायरा और सिया भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। इधर आज अरमान ऑफिस जल्दी आ जाता है। अरमान अपने केबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। रजत अरमान के केबिन का डोर नॉक कर उसके पास आकर उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाकर बोला, सर आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। अरमान शुरू हो जाओ। रजत, सर आपको उसका नाम तो पता ही है। अरमान, मैंने अकेला उसका नाम पता करने के लिए नहीं बोला था, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोला था। अरमान के ऐसे बोलने पर रजत घबरा जाता है और बोलता है, सर मैंने उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है। अरमान, तो बोलो या फिर तुम्हारे बोलने के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। रजत, सॉरी सर। सर मिस मायरा मनाली की सबसे बड़ी कंपनी कपूर एंड सन्स के ऑनर विक्रम कपूर की बेटी मायरा कपूर है। अरमान ये सुन हैरान होकर रजत की तरफ देखकर बोला, जब उसकी खुद की इतनी बड़ी कंपनी है तो वो हमारी कंपनी में क्यों काम कर रही है? रजत, सर अब वो कंपनी मिस मायरा की नहीं है। अरमान, मतलब? सर सर 5 साल पहले मिस मायरा की फैमिली की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उस गाड़ी में मिस मायरा भी थी, लेकिन लकली मिस मायरा बच गई और उनके बड़े भाई का बेटा भी बच गया। एक्सीडेंट के बाद मिस मायरा कोमा में चली गई थी। उनके कोमा में जाने के बाद मिस मायरा की फ्रेंड सिया और उनकी फैमिली मिस मायरा के भाई के बेटे को संभालते हैं। 3 महीने बाद जब मिस मायरा को होश आया तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पूरी फैमिली मर चुकी है और अब सिर्फ वो और उनके भाई का बेटा ही बचे हैं। मिस मायरा जब हॉस्पिटल से अपने घर आई तो उन्हें पता चलता है कि उनके चाचा ने सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस सब अपने नाम कर लिया है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी मिस मायरा के नाम होती है, इसलिए उनके चाचा चाची उन्हें अपने पास रख लेते हैं। मिस मायरा अपने ही घर में एक सर्वेंट की तरह रहती थी। अपनी और अपने भतीजे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। जब उनके चाचा ने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली तो उन्होंने मिस मायरा को घर से निकाल दिया। उसके बाद वो यहाँ मुंबई आ गए और अब हमारी कंपनी में काम करने लगी। ये सब सुनकर अरमान समझ जाता है कि क्यों उसे मायरा की आंखों में अकेलापन दिखा। वो सच में कितनी अकेली है। अरमान, मुझे उसके कॉलेज लाइफ के बारे में जानना है। रजत, सर कॉलेज में वो काफ़ी पॉपुलर गर्ल थी, पढ़ने के मामले में भी और खूबसूरती के मामले में भी। मिस मायरा ने अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की है। काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और साथ ही काफ़ी खूबसूरत भी, इसलिए कॉलेज में वो ब्यूटी विद ब्रेन से भी मशहूर थी। अरमान, और बॉयफ्रेंड? अरमान के सवाल को सुनकर रजत शॉक्ड रह जाता है और सोचता है, सर को उनके बॉयफ्रेंड से क्या लेना देना है? कहीं सर उन्हें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रजत अपने मन में चल रहे ख्यालों को झटक देता है, फिर बोलता है, सर उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर अरमान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अरमान, अब तुम जा सकते हो। रजत के जाने के बाद अरमान फाइल उठाकर पढ़ने लगता है और कहता है, इस इंफॉर्मेशन से तो ये पता ही नहीं चला कि ये वही है। कुछ देर बाद मायरा अरमान के केबिन का डोर नॉक करती है। अरमान, कम इन। मायरा धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। मायरा, सर वो आज का आपका शेड्यूल बताना था। अरमान, हाँ बोलो मायरा। सर आज आपकी सिर्फ एक मीटिंग है, वो भी शाम को है। आज पूरे दिन आपकी कोई मीटिंग नहीं है। और फिर मायरा अरमान को उसका पूरा शेड्यूल बता देती है।
जब से मायरा केबिन के अंदर आई थी, तब से अरमान की नज़र मायरा पर ही थी। जब मायरा पूरा शेड्यूल बता देती है, तो अपनी नज़रें उठाकर अरमान को देखती है। तभी अरमान झट से अपनी नज़रें मायरा से हटाकर लैपटॉप पर काम करने लगता है। अरमान, अब तुम जा सकती हो। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। अरमान को अभी तक पता नहीं लग पाया था कि मायरा ही वो लड़की है। आज विकेट था, तो मायरा, सिया और रियाज घूमने का प्लान बनाते हैं। शाम को सभी घूमने चले जाते हैं। मायरा मीरा को भी साथ ले जाती है। घूमने के बाद वो सब एक होटल में डिनर करने जाते हैं। होटल बहुत ही सुंदर था। वहाँ एक साइड में म्यूजिक का सारा सामान भी था, जिसे अगर कोई गाना चाहे तो गा सकता है। मायरा सबके साथ आकर बैठ जाती है। सभी अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में उनका खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद रियाज मायरा से कहता है, गुलाबो, देखो कितना अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। आपको तो म्यूजिक पसंद भी है, एक गाना सुना दो ना। मायरा, नहीं रियाज, मेरा मूड नहीं है। रियाज, प्लीज गुलाबो, सुना दो ना। कितने दिन हो गए आपका गाना नहीं सुना है। सिया, हाँ यार मायरा, सुना देना। अब ज्यादा भाव मत खा, सुना दे मायरा। ओके, तो फिर तुम्हारे लिए ही कुछ गा देती हूँ। रियाज खुश होते हुए बोला, हाँ सच्ची। मायरा उठकर म्यूजिक एरिया की ओर जाती है। माइक हाथ में लेकर म्यूजिशियन को इशारा करके म्यूजिक बजाने को बोलती है और गाना शुरू करती है। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरे पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। मायरा गाना बंद करती है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। वहीं खड़ा एक शख्स, जो मायरा के गाने को सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए बस एकटक मायरा को ही देखे जा रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।